नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के अंतर्गत यूनिट 8 के ऊपर, जिसमें कि हमें पढ़ना है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको कि हिंदी में हम कहेंगे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो यूनिट 8 एक ऐसा यूनिट आप देख रहे हैं जो कि सब्जेक्टिव तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर आपको पढ़ने की जरूरत तो है ही, साथ में व्यवहारिक रूप में भी इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक ऐसा यूनिट है जो कि हमारे जीवन से लगातार कदम से कदम मिलाकर चलने वाला है, जिसमें सूचना, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, इन तीनों का जो जिक्र किया गया है, इन तीनों का संबंध मनुष्य के जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो हम इसके सिलेबस पर बात करेंगे, साथ में इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि आपको यूजीसी नेट की तैयारी के दौरान ध्यान में रखने चाहिए, और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आपके पास अगर सिलेबस होगा तो आप देखेंगे कि इकाई 8 के अंतर्गत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसका शॉर्ट नेम यानी कि संक्षिप्त नाम दिया गया है आईसीटी। आई के लिए इंफॉर्मेशन, सी के लिए कम्युनिकेशन और टी के लिए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो तीन चीजें हैं कि सूचना है तो उसका संचार होगा, प्रसार होगा, और उसके लिए किसी न किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। तो देख रहे हैं आपके ये तीनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर मनुष्य है तो उसके पास सूचना होगी, सूचना को फैलाने के लिए संचार की जरूरत पड़ेगी, संचार के लिए प्रौद्योगिकी की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुल मिलाकर क्या बन गया? आईसीटी। अब सिलेबस में कुल 4 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। आपको शुरुआत में पढ़ना है कि आईसीटी सामान्य संक्षिप्तियां और शब्दावली। यानी कि आप देखेंगे कि आईसीटी में ज्यादातर जो भी वर्ड्स दिखाई पड़ेंगे या फिर शब्द दिखाई पड़ेंगे, वो कहीं न कहीं संक्षेप में रहते हैं, और उनकी एक शब्दावली होती है जिसका कि हमें अर्थ निकालना पड़ता है, जिसको कि हम पारिभाषिक शब्दावली कह सकते हैं। यहाँ पर शुरुआत में ही देख रहे हैं कि आईसीटी दे दिया गया है, इसका फुल फॉर्म सूचना और संचार प्रौद्योगिकी बताया गया। उसी तरीके से इसके अंदर जब हम पढ़ेंगे, चाहे सूचना से रिलेटेड जो भी तथ्य होंगे, संचार से रिलेटेड जो तथ्य होंगे, या फिर प्रौद्योगिकी से, सब में सामान्य संक्षिप्तियां यानी कि शॉर्ट रूप दिखाई पड़ते हैं। उसकी जो भी चीजें हैं हमें जानकारी होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। और अगर कोई पारिभाषिक शब्दावली, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सूचना शब्द है, ये देखने में छोटा लग रहा है लेकिन ये बहुत व्यापक है। संचार, ये भी देखने में लग रहा है कि छोटा है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो संचार के अलग अलग प्रकार हैं। और प्रौद्योगिकी, इसका तो आप देखेंगे कि अलग अलग जगहों पे संस्थान भी, प्रौद्योगिकी संस्थान करके। ठीक है, तो ये तीनों शब्द एक तरीके से केवल शब्दावली के रूप में ही प्रयुक्त हुए हैं। इनका बहुत व्यापक अर्थ है और यहीं से परीक्षाओं में सवाल बन जाते हैं, और जो कि हम व्यवहारिक रूप से जानते हैं, लेकिन परीक्षा में जब बैठते हैं तो लगता है कि हमने तो इसको इग्नोर किया था, ध्यान ही नहीं दिया था, ये तो प्रश्न के रूप में आ गया। लेकिन इस वीडियो के बाद आप अपने आसपास में सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी से संबंधित कोई भी चीज होगी, उसको आप को रिलेट करके अपने परीक्षा से जोड़कर देखेंगे। जैसे मुझे याद आता है कि जेएनयू में एमफिल अनुवाद के लिए भी इंट्रेंस हुआ करता था। ठीक है, तो अनुवाद में कुछ ऐसे शब्द आ जाते थे जिनको कि परीक्षा में पूछ लिया जाता था। अक्सर वो, जैसे आप जा रहे हैं मेन रोड पर, बस स्टैंड पर बैठे हुए हैं, तो वहां पर भी कुछ कुछ शब्द लिखे हुए हैं, वहां हिंदी और अंग्रेजी में शब्द लिखे गए हैं। तो आमतौर पर हम रोज बस स्टैंड पर बैठ रहे हैं, एयरपोर्ट पर बैठ रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर बैठ रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते, हम मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। लेकिन अचानक पता चला कि पूछ लिया गया कि नागरिक उड्डयन का आप हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पता चला आप रोज नागरिक उड्डयन देख रहे हैं, नागरिक उड्डयन देख रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिए कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर कंप्यूटर खोलते हैं तो उस पर लिखा रहता है होम पेज। ठीक है, अब सामान्य रूप से अगर इसका अर्थ आप निकालेंगे तो लिख देंगे कि गृह पेज, इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन इसका मेन अर्थ क्या है? मुख्य पेज है। तो जब आप ध्यान देंगे तभी इन शब्दों को, इन शब्दावलियों को पकड़ पाएंगे। होम का अर्थ तो घर, हम बचपन से पढ़ते आए हैं,
लेकिन कंप्यूटर के क्षेत्र में या फिर सूचना संचार के क्षेत्र में आप देखेंगे कि होम का मतलब होता है मुख्य। इसी तरीके से आप देखेंगे कि शब्द है होम मिनिस्टर, ठीक है, और इसको कह दिया जाता है गृह मंत्री या फिर गृह मंत्रालय या होम मिनिस्ट्री जो, ठीक है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्यों नहीं इसको हम हाउस मिनिस्ट्री कहते हैं या फिर हाउस मिनिस्टर कहते हैं। तो देखिए इसके लिए शब्दावली क्या प्रयुक्त हुई है, होम मिनिस्टर। इसी तरीके से आप देखेंगे लिखा रहता है हाउस वाइफ, ये नहीं कहीं लिखा है होम वाइफ। तो आप देखेंगे कि कुछ शब्दावलियां निर्धारित की गई, उन शब्दावलियों को हमें पकड़ना है और यूनिट 8 इसी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आईसीटी आप पढ़ लेंगे, इसके संक्षिप्तियों से परिचित हो जाएंगे, शब्दावलियों से परिचित हो जाएंगे, तो ये यूनिट आपके लिए बड़ी इजी लगने लगेगी। इसके बाद आपको पढ़ना है इंटरनेट। आज कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसका संबंध इंटरनेट से ना हो, बिना इंटरनेट के जीवन अधूरा सा लगता है। तो इंटरनेट से रिलेटेड जो भी जानकारी वो आप व्यवहारिक रूप में रोज रोज यूज करते हैं, बस उसको आपको ध्यान में रखना है। इंट्रानेट, ईमेल, ईमेल लगभग जितने भी यहाँ पर विद्यार्थी जुड़े हैं सबके ईमेल होंगे, लेकिन ईमेल का सही फॉर्मेट क्या है शायद कम विद्यार्थी इसको जानते होंगे कि @gmail.com कैसे है और उसके पहले क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सही फॉर्मेट कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें। अब जमाना ऐसा आ गया है कि न सिर्फ आप चीजों को सुन सकते हैं बल्कि देख सकते हैं। आजकल जमाना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आ गया है। एक दिन मैं अखबार में से पढ़ रहा था, लिखा था कि वीसी से हम चर्चा करेंगे, तो मुझे लगा कि वाइस चांसलर यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले हम वीसी शब्द का प्रयोग करते थे वाइस चांसलर के लिए, लेकिन जब से हम सूचना संचार और प्रौद्योगिकी से अपने जीवन को जोड़े हैं, तब से शब्दों का अर्थ आप देख रहे हैं कि बदल जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हमने देखा कि पीडी, अक्सर हम पहले पढ़ते थे पीडी शब्द का प्रयोग प्रतियोगिता दर्पण के लिए, लेकिन पीडी का मतलब हो गया पेन ड्राइव। आप हमेशा यूज करते हैं कि मेरा पेन ड्राइव है, या फिर गूगल ड्राइव भी है जिसको जीडी कहा जा सकता है। हर जितने भी यहाँ पर छात्र जुड़े हुए हैं, अगर वो अपना ईमेल आईडी खोलेंगे तो बगल में गूगल ड्राइव और ढेर सारी चीजें हैं। तो ईमेल को एक बार देख लीजिए कि क्या क्या इसमें इनबॉक्स दिया हुआ है, सेंडिंग मैसेज का दिया है, स्पैम करके आता है उसके लिए, फिर डिलीटिंग का ऑप्शन है, ढेर सारा। सी मोर में देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ईमेल को सिर्फ आपको यूज नहीं करना है बल्कि उसके बारे में थोड़ी सी जिज्ञासा रखना है, और यही सब सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ईमेल में जैसे वायरस के रूप में स्पैम वाला मैसेज आता है, आप देखे होंगे। तो श्रव्य और दृश्य, और आप देख रहे हैं कि इंटरनेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग के कारण ही मैं आप सबसे बातचीत कर पा रहा हूं और आप हमसे जुड़ पा रहे हैं। शायद ये सूचना संचार और प्रौद्योगिकी ना होता तो हमारी आपसे मुलाकात नहीं होती, चर्चा नहीं होती। आप एक कमरे में बैठकर पढ़ते, हम किसी कमरे में बैठकर पढ़ाते या फिर सामने बच्चों को बैठकर पढ़ाते। अब चीजें क्या हो गई, धीरे धीरे बदल गई हैं। किसके कारण? सूचना संचार और प्रौद्योगिकी के कारण। तो इसके जो मूलभूत बातें हैं, श्रव्य दृश्य के ढेर सारे अब विकल्प आ गए हैं। गूगल मीट है, जूम है, ढेर सारे प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब को भी उसी में आप रख सकते हैं। व्हाट्सएप का भी लोग ग्रुप बनाते हैं। अब आप देखते होंगे कि पहले लोग परिवार में जाकर मिलते जुलते थे, बैठते थे। अब हर व्यक्ति के पास उसका फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें फैमिली में जो भी चीज होता है उसी में भेज देता है। पहले पर्सनली भेजा जाता था, लेकिन अब चीजें क्या हो गई, धीरे धीरे बदल रही हैं। इसके बाद बात आई कि जब सूचना संचार प्रौद्योगिकी का विकास धीरे धीरे होने लगा, तो इसका यूज या प्रयोग उच्च शिक्षा के अंतर्गत कैसे किया जाए, कैसे उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल है या फिर सुधार है या फिर उसका विकास है, उसको किया जाए। तो आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे ई कंटेंट धीरे धीरे बनाने शुरू कर दिए गए, जिसमें कि मूक का नाम आप ले सकते हैं। आप पीडीएफ से पढ़ाई कर सकते हैं। ई लाइब्रेरी बहुत आ गया, डिजिटल लाइब्रेरी का युग चल दिया है। हर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सब जगह डिजिटल पर जोर दिया जा रहा है और सरकार भी इस पे काम कर रही है। बहुत सारे ऐप का भी विकास हुआ है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि कौन ऐप किस किस चीज के लिए है। जैसे एक नाम आपने सुना होगा, दीक्षा। इसके माध्यम से जो भी बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर कमजोर हैं पढ़ने में,
उनको इस पहल के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ईपीजी पाठशाला, आपने एक ऐप देखा होगा। इग्नू भी अब ई डिजिटल पर काम करना शुरू कर दिया है, उसके भी आप मैटर्स को देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें, अब जब ये चीजें हो गई तो फिर क्या हुआ, इसमें खतरा भी है, साइबर अपराध भी होता है, ठीक है। तो उसको भी, उसको कंट्रोल करने के लिए आईसीटी ने कुछ नियम कानून बनाए, जिसको कि हम आईसीटी सुशासन के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऐसी यूनिट है जिसको आप जो बेसिक किताब खरीदे होंगे उससे तो पढ़ेंगे ही, साथ में आप अपने मोबाइल में ही आईसीटी से रिलेटेड जो मेन चीजें हैं उसको विकिपीडिया के थ्रू, गूगल के थ्रू पढ़ सकते हैं। बहुत ही व्यापक स्तर पे आप पढ़ सकते हैं अगर खुद से जागरूक होंगे। तो हमने सोचा कि इस सिलेबस के माध्यम से कुछ ऐसी दृष्टि आपको प्रदान की जाए जिससे कि आपको लगे कि हाँ, इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। हम क्यों बहुत ज्यादा परेशान हैं कि पेपर 1 को कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किसका नोट्स मिल जाए, कोई जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा अलर्ट होंगे तो सारी चीजें आसान लगने लगेंगी। अब बात करते हैं कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। जब इस सूचना की बात होती है तो आप देखेंगे कि सूचना के बहुत सारे इस समय माध्यम हो चुके हैं। पहले जमाने में रेडियो, जब हम आजाद हुए तो सबसे पहले रेडियो पर ही हम अपने प्रधानमंत्री की स्पीच को सुने। पहले लोग रेडियो कमेंट्री सुना करते थे, ठीक है, एकदम बॉल बाई बॉल कमेंट्री सुना करते थे, कब कितना रन बन रहा है, एकदम कान लगाए रहते थे। अब क्या स्थिति बदल गई है, अब आप उस क्रिकेट मैच को देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और भाषा में, कई भाषाओं में सुन सकते हैं जिसमें आप चाहें। तो ये सूचना संचार और प्रौद्योगिकी के विकास के थ्रू ही हुआ है। सूचना में एक रेडियो को आप रख सकते हैं, और वर्तमान समय में ढेर सारे माध्यम आ चुके हैं। फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, गूगल मीट हो गया, जूम हो गया, ठीक है। बहुत जितना भी मैं कहूँ कम है, तो कम है, लेकिन आपको उन सारी चीजों को ध्यान में रखना है जिसमें मैंने बताया रेडियो, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सूचना का आदान प्रदान करना, ये सारी चीजें। पहले सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता था लेटर के माध्यम से, अब क्या हो गया कि तुरंत फैक्स कर दिया जाता है, ईमेल कर दिया जाता है, व्हाट्सएप। अब आप देखेंगे कि ज्यादातर सूचनाएं व्हाट्सएप में आती हैं या फिर टेलीग्राम चैनल्स में आती हैं। अब कोई ईमेल भी नहीं चेक करता उतना, ठीक है ना। तो चीजों को आप समझ रहे होंगे। अब इसका आप देखेंगे सूचना का क्या है, स्रोत है, फिर ट्रांसमीटर इसको फैलाने वाला, फिर कौन कौन चैनल है, फिर कौन इसको ग्रहण कर रहा है, और जहां इसको भेजना था वहां पहुंचा कि नहीं, ये एक क्रम है इसका, तो इसको ध्यान में रखना है। इसके लिए आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। अब कंप्यूटर जब मैं कह रहा हूं तो इसमें मोबाइल को भी आप अपने से जोड़ सकते हैं, टैब को जोड़ सकते हैं, क्योंकि सबका फंक्शन लगभग एक ही है। अब तो मैं देखता हूं कि जो बच्चे अभी जन्म ले रहे हैं और 6-7 महीने के हो रहे हैं, वो खुद यूट्यूब को खोज ले रहे हैं कि कहां पर है। इतना मतलब ये तकनीक छोटे बच्चों तक पहुंच चुकी है, और उसमें खोलकर अपने मनपसंद की चीजों को देखते हैं। और यहाँ तक मैंने देखा है कि हम लोग कई बार ऐड को देख लेते हैं, लेकिन वो तुरंत स्किप कर देते हैं और बड़ा ही कूल होकर चलाते हैं। अब वो खिलौने का जमाना चला गया, मोबाइल ही उनके लिए खिलौना हो गया। तो कम से कम परीक्षा तक हम भी इसको खिलौना मानकर ही जिज्ञासा के साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर की जानकारी के साथ डाटा, कंप्यूटर के माध्यम से इंफॉर्मेशन, फिर इंस्ट्रक्शन, फिर प्रोग्राम, कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी को आपको ध्यान में रखना है। कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ियां हैं, कंप्यूटर की भाषा से संबंधित सवाल आते हैं, कंप्यूटर की संरचना से संबंधित सवाल आ जाते हैं, कंप्यूटर के भाग, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत है, कौन हार्डवेयर के अंतर्गत है। फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कुछ शब्दावलियां दी गई हैं कि लैन है, वैन है, मैन है, वीपीएन है, क्या है, तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना चाहिए। इंटरनेट की कुछ शब्दावलियां हैं जिसमें कि वेबसाइट है, वेब ब्राउजर है, जैसे कि गूगल हो गया, सर्च इंजन के नाम से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स आता था, बहुत सारे नए नए आ चुके हैं, बीन करके, ठीक है, याहू का नाम सुने होंगे। तो कई बार हम अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में ये सब देखते रहते हैं, और जब एग्जाम में यही चीजें आ जाती हैं तो हम मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। वेब सर्वर कौन कौन है, वेब एड्रेस क्या है, इसके बारे में, साइबर सुरक्षा को लेकर सरकार ने कौन कौन से नियम कानून बनाए उसकी जानकारी हो, या फिर कंप्यूटर मोबाइल में वायरस का भी आतंक होता है, तो कौन कौन से वायरस हैं, कैसे आते हैं,
क्या नाम है उनके, इनको ध्यान में रखना है। और कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ शब्दावलियां कि जैसे ROM, RAM, ठीक है ना, इस तरीके से CPU, तो ढेर सारे हैं। आपके पास कंप्यूटर की किताब होगी तो आप उसमें देख सकते हैं, मैं बस अलर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है और करंट अफेयर से भी जुड़ के रखना है। करंट अफेयर मतलब सूचना संचार प्रौद्योगिकी से रिलेटेड कोई नया तथ्य आया हो हाल फिलहाल में, तो उसको भी ध्यान में रखिए। में भी हो सकता है कि सवाल के रूप में आ जाए, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा करंट से जोड़ कर रखना है। अब हम बात करते हैं कि पिछले साल जो भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस तरीके के रहे हैं, और आप जब तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते समय ऐसे ही आपको किताबें पढ़नी है और नोट्स बनाने। तो यहाँ पर जो पहला सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ICT के बारे में सही है। कथन दिया गया है 2 और उसमें से हमें बताना है कौन सही है। ऑप्शन दिया मतलब दिया गया कथन ICT एक परिवर्णी है जिसका तात्पर्य इंफॉर्मेशन एंड कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रौद्योगिकी है। पहला कथन दे दिया। दूसरा है कि समावेशी शिक्षा में अधिगम समर्थन के लिए ICT का प्रभावी उपयोग सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अच्छे शिक्षण का उदाहरण है। हमें बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। ऑप्शन दे दिया गया है कि केवल P है, केवल Q है, केवल P और Q दोनों है, न तो P है न Q है। इस तरीके से 4 ऑप्शन दे दिए गए, चारों तरीके के। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन B है। केवल Q ऑप्शन यहाँ पर जो कथन है वो क्या है, सही है, और P क्या है, गलत है। गलत क्यों? यहाँ पर देखिए, पहले तो ICT का फुल फॉर्म आप अपने दिमाग में रख लिए होंगे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर दे दिया है कि इंफॉर्मेशन एंड कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी, जो कि इसी से गलत हो जा रहा है, ठीक है। आपको इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। अक्सर एक बार मैं BHU में एडमिशन लिया था और डेलीगेसी में मैं रहता था, तो वहां पर हमारे कुछ सीनियर थे, कुछ हमारे साथ थोड़ा हल्का सा रैगिंग करने की कोशिश किए थे। उस जमाने में रैगिंग को लेकर काफी स्ट्रिक्ट नियम कानून आए थे, लेकिन लॉज में कई इस तरीके से मनबड़ सीनियर थे, तो उन्होंने हम लोग कई लोग थे वहां पर, 8-10 लोग थे, तो उन्होंने फुल फॉर्म पूछा था ITI या फिर IIT का क्या फुल फॉर्म है। तो दोनों के फुल फॉर्म में कुछ कुछ अंतर है यहाँ पर। उसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि I से क्या है, C से क्या है, T से क्या है, ठीक है। तो P ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर कथन गलत हो गया। और बाकी ICT का क्या मतलब है कि समावेशी शिक्षा, जिसको कहा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। अधिगम आप जान गए कि लर्निंग के लिए, ठीक है। सूचना संचार और प्रौद्योगिकी शिक्षा को समावेशी ही बनाया है, वरना अगर ये नहीं होता तो आज बहुत सारे अच्छे शिक्षक या फिर अच्छी सामग्रियां आपको नहीं मिल पाती। तो कहीं ना कहीं अच्छे शिक्षण के लिए ये बहुत काम किया। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन B। अगला प्रश्न है, अच्छा एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, इसकी देखिए शब्दावली यहाँ पर परिवर्णी लिखा गया कि ICT परिवर्णी। अब इसका अर्थ आपको लग रहा होगा कि क्या होगा, तो ये क्या है कि शब्द समूहों का संक्षिप्त रूप है, जिसको कि हम बोलते हैं शॉर्ट। ICT शॉर्ट ही है ना, उसका एक फुल फॉर्म सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो परिवर्णी का मतलब ये ध्यान में रखें कि ऐसे शब्द समूह को जिसका कि शॉर्ट नेम हो, संक्षिप्त नाम हो, उसको परिवर्णी कहा जाता है। तो ये एक तरीके से गूगल ट्रांसलेट ही किया गया है, नहीं तो यहाँ पर लिख दिया जाता कि ICT एक संक्षिप्त नाम है जिसका तात्पर्य क्या है, तो आप बहुत आसानी से इसका सही जवाब दे सकते थे, लेकिन कठिन बना दिया गया है। तो ये तो पेपर बनाने वालों के कारण हुआ है ऐसा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में स्पाईवेयर क्या है। यहाँ पर खास चीज पूछ दिया गया स्पाईवेयर को लेकर। ऑप्शन दिया गया है, वह सॉफ्टवेयर जिसका उद्देश्य एक व्यक्ति के बारे में उसकी जानकारी के बिना सूचना एकत्र करना और वह इस प्रकार की सूचना अन्य निकाय को भेज सकता है। माने आपके कोई निजी सूचना है और वो कोई देना चाहता है और आपको पता भी नहीं होगा, वो स्पाईवेयर के माध्यम से दे सकता है। ये इस तरीके का सॉफ्टवेयर है। आगे कहा गया कि वह वैध सॉफ्टवेयर जो कंपनियों को एक केंद्रीय स्थल से उनके कर्मचारियों के कंप्यूटरों का नियमन और देखरेख करने देता है। वह सॉफ्टवेयर जिसका कंप्यूटर के परिचालन के विघटन करने या निजी कंप्यूटर प्रणाली तक पहुंच पाने के लिए उपयोग किया जाना, एक अन्य अहानिकारक आभासी प्रोग्राम के अंतर्गत छिपा एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं
अपनी प्रतिलिपियां बनाता है और अन्य प्रोग्राम या फाइल्स में संलग्न करता है। देखिए आप लोगों का एग्जाम ऑफलाइन होने जा रहा है और मान लीजिए इसी तरीके का आ जाएगा तो आपको थोड़ा सा पढ़ने में वक्त भी लगेगा, ठीक है, तो ध्यान से आपको पढ़ना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन पहला है कि जो स्पाईवेयर है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि जिसका उद्देश्य है कि एक व्यक्ति के बारे में उसकी जानकारी बिना सूचना एकत्र एक व्यक्ति के बारे में उसकी जानकारी के बिना सूचना एकत्र करना, उस व्यक्ति के को पता भी न चले कि उसके बारे में क्या सूचना एकत्रित की जा रही है, तो ये उस तरीके का सॉफ्टवेयर है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन विकी का उत्तर विवरण देता है। विकिपीडिया आप पढ़े होंगे, सभी चीजें विकिपीडिया पर दिखाई पड़ती हैं, काफी ये ट्रस्टेबल एक प्लेटफॉर्म भी है। तो विकिपीडिया का शॉर्ट नेम विकी है। अब ये क्या है, कई लोगों का नाम विक्की भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी के तौर पर है, यही है शब्दावली, जिस शब्दावली की बात मैं पीछे कर रहा था यही शब्दावलियां। अब विकी क्या है, एक प्रणाली जो उपयोगकर्ताओं का एक वेबसाइट पर सूचना जोड़ने देती है लेकिन पूर्व में विद्यमान किसी भी सूचना को परिवर्तित करने नहीं देती। दूसरा ऑप्शन है कि एक प्रणाली जो प्रत्यक्ष रूप से वेब ब्राउजर से अपनी विषय वस्तु के प्रतिभाग परक आशोधन की अनुमति देती है। एक प्रणाली जो सार्वजनिक रूप से अभिगम्य एक व्यक्तिगत विवरण के रूप में कार्य करती है। एक प्रणाली जो ब्लॉग के भीतर आशोधन की निगरानी करती है। तो इसमें कौन सा इसका सही जवाब है हमें बताना है। सही जवाब है ऑप्शन बी, एक प्रणाली जो प्रत्यक्ष रूप से वेब ब्राउजर से अपनी विषय वस्तु के प्रतिभाग परक आशोधन की अनुमति देती है। इसलिए आप देखेंगे, कई बार देखेंगे कि जो भी चर्चित व्यक्ति है या फिर जो घटना है उसकी विकिपीडिया आपको दिखाई पड़ती है और उसमें लिखा रहता है कि आप इसमें क्या एडिट करना चाह रहे हैं या फिर कोई चीज जोड़ना चाहते हैं, और नीचे आप देखेंगे तो लिखा रहता है कि अपडेट इस तारीख को लास्ट अपडेट था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि विकी एक ऐसी प्रणाली है जो प्रत्यक्ष रूप से वेब ब्राउजर से अपने विषय वस्तु को जोड़ने या फिर उसमें संशोधन करने की अनुमति देती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि अंजलि का शिक्षक ऑनलाइन पाठचर्या प्रदान करने के लिए तैयार किए गए एक सॉफ्टवेयर उपकरण VLE, इसको आप ऐसे ऑफलाइन एग्जाम में लिख लेंगे, VLE का उपयोग करता है। यहां परिवर्णी VLE का क्या तात्पर्य है। अब देखिए इस प्रश्न के माध्यम से केवल VLE को जानना था, लेकिन एक स्टोरी बनाई गई, अंजलि को इसमें लाया गया, अंजलि को और उसके शिक्षक को, कि अंजलि का शिक्षक है जो ऑनलाइन पाठचर्या यानी कि जो लेक्चर है उसको प्रदान करने के लिए एक सॉफ्टवेयर VLE क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, इसका उपयोग करते हैं। तो VLE क्या है, ऑप्शन दिया गया वीडियो लर्निंग एनवायरमेंट, विजुअल लर्निंग एनवायरमेंट, वर्चुअल लर्निंग एनवायरमेंट, विजुअल लोकल एनवायरमेंट। तो विजुअल वर्चुअल इसी में वीडियो विजुअल वर्चुअल इसी में कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं कि लर्निंग है, लोकल है, इसी में कहने का मतलब ये है कि VLE को लेकर आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन जब पक्की जानकारी होगी कि VLE का फुल फॉर्म क्या है तो कितनी भी कहानी बनाई जाए वो कहानी आप समझ जाएंगे। अंजलि के नाम पर सभी आप लोग अपना नाम रख सकते हैं और शिक्षक के नाम पर किसी का भी नाम रख सकते हैं, ये याद करने के लिए। अब VLE का मतलब क्या है, इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि इसका है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब है VLE, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है द्विअंकी 1100110 का समतुल्य दशमलव कौन सा है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और जो मैथ इत्यादि पढ़ा होगा, बाइनरी नंबर्स के बारे में उसको जानकारी होगी तो वो इसको अच्छे से बता देगा, ठीक है। देखने में प्रश्न बहुत ही छोटा है, अगर ट्रिक आपको पता होगा तो इसका जवाब आप आराम से दे लेंगे, वरना फिर आपको तुक्का लगाना पड़ेगा, कोई होगा, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि द्विअंकीय इतने अंक का समतुल्य दशमलव क्या है, तो वो है 102। अब ये कैसे है आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर है, ठीक है, दिया हुआ है, तो इसको निकालने के लिए पहले आपको जाना है 2 को करना है
0, फिर 2 गुणे 1, फिर 2 पर 2 पावर, फिर 2 पर 3, फिर 2 पर 4, फिर 2 पर 5, फिर 2 पर 6। 2 को जितनी भी संख्याएं हैं उस पे उस तरीके का पावर करते जाना है और फिर सबको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर 2 पे 6 की बात करेंगे तो हो जाएगा ये 64। ठीक है, फिर 2 पे 5 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, और जो 0 0 है इनका मान क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, 2 पे हो गया, 2 पे 2 हो गया तो ये हो गया 4। इसके बाद हो गया 2 पर 1 हो गया तो ये हो गया 2। अब इन सभी को हमें जोड़ देना है, तो जोड़ने पर टोटल 102 आपका आ जाएगा। ठीक है, 4 4 8, 2 10, 2 12। ठीक है, एक हो गया यहाँ पर 36 9 1 10, 102 हो गया। इस तरीके से आपको निकाल लेना। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, ये जो हमने बताया है। ठीक है, जहां पर 0 होगा इसको आपको काउंट ही नहीं करना है, बाकी जितने हैं उन सबको 2 पर जितना भी पावर जा रहा है और उसमें उतना गुणा करना है, फिर इसके बाद सभी को जोड़ देना है, तो आपको बाइनरी नंबर का दशमलव पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मालवेयर है जिसे सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाल दिया जाता है, जो पूर्व निर्धारित स्थितियां उत्पन्न होने पर दुराग्रहपूर्ण प्रकार्य शुरू कर देता है। मालवेयर एक तरीके से वायरस के रूप में है, इस वायरस डिटेक्ट से जुड़ा हुआ है और कहा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाल दिया जाता है जिससे कि पूर्व निर्धारित स्थितियां उत्पन्न होने पर ये उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। तो यहां पर ऑप्शन दिया गया वार्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर, लॉजिक बम। तो मालवेयर क्या है, एक लॉजिक बम है। अच्छा, जब आप लॉजिक बम लिखकर विकी गूगल में इसको सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि जो विकीपीडिया में दिया गया है हूबहू वही क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर पूछ लिया गया है। जो उसकी जो शब्दावली है या फिर जो भी 2-3 लाइन दिया गया है ठीक उठाकर यहाँ पर रख दिया गया। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था कि आखिरकार यूजीसी नेट पेपर 1 का जो प्रश्न है वो कहाँ से तैयार हो रहा है, कैसे तैयार हो रहा है। तो आप लोगों को पढ़ाने के पहले मैंने इस पर थोड़ा काम किया। लॉजिक बम मैंने देखा तो सेम टू सेम यही पूरी लाइन दिखी है, बस इसमें से ऑप्शन बनाने के लिए सब निम्नलिखित में से इतना दूर लिख दिया गया है, नहीं तो यहाँ पर लिख दिया गया एक प्रकार का मालवेयर जिसे पूरा लिखा हुआ है लॉजिक बम के बारे में। ठीक है ना, तो इसी तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, आप अपने मोबाइल कंप्यूटर का यूज कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बाकी तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक नजरिया या दृष्टिकोण तो दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहले तो आपको परिवर्णी ओएस यानी कि इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और जैसे मैं अभी जो यूज कर रहा हूं उसका नाम है ओबीएस। ठीक है, ओबीएस है और यहां पर ओएस के बारे में पूछा गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या कहा गया कि ये क्या है, ऑप्शन दिया गया ओएस पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है, मेमोरी आवंटित करता है तथा फील्ड्स एवं रिकॉर्ड्स में डेटा संगठित करता है। ओएस वायरस के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है और पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है। ओएस पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है तथा मेमोरी और प्रोसेसर टाइम का आवंटन करता है। ओएस प्रोसेसर और पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है तथा यूजर को इंटरनेट से जुड़ने की अनुमति देता है। ये सभी ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन सी, ओएस पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है तथा मेमोरी और प्रोसेसर टाइम का आवंटन करता है। ठीक है, अभी इसके पहले ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था तो उसमें आप देख रहे थे कि आप अगर कंप्यूटर को बंद भी नहीं किए हैं तो भी वो अपने से बंद करके सब सारी चीजें, कभी दिक्कत नहीं होती थी। बीच में भी अगर बंद हो जाता था तो स्टार्ट होता था तो वहीं से शुरू होता था, यानी कुछ तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो कि कंटिन्यू करके आगे करता, नहीं तो पता चले कि आप आधा क्वेश्चन हल कर लिए और आपका लैपटॉप बंद हो गया और फिर से आपको करना पड़े तो समस्याएं बढ़ जाती। ओएस क्या है, अब इसमें देख रहे हैं कि एक तो ओएस दिया है, पेरिफेरल्स दे रहा है, मेमोरी दे रहा है, प्रोसेसर टाइम दे रहा है, तो आपके मन में आना चाहिए कि ये सारी चीजें क्या है। इनको सर्च करके आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने थोड़ा बहुत खोजेंगे तो कुछ और चीजों को देख लेंगे। ठीक है ना, तो आगे के लिए पेरिफेरल्स को ध्यान में रखकर जाइए, हो सकता है इससे सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि संग्राहक युक्तियों को न्यूनतम से अधिकतम क्षमता के सही क्रम में दर्शाने वाले विकल्प को चुनिए। संग्राहक मतलब स्टोर, ठीक है। जब हम मोबाइल खरीदने जाते हैं तो हम पूछते हैं उससे कि कितने जीबी का है, इसमें कितना स्टोरेज आ सकता है। तो आप देखेंगे कि कोई 8 जीबी का है, कोई 64 जीबी का है, कोई 32 जीबी का है, कोई 128 का है, कोई 256 का है। ऐसे जीबी बढ़ते जा रहे हैं और उसके दाम भी उसी तरीके से बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि न्यूनतम से यानी कि मिनिमम से हमें जाना है मैक्सिमम के तरफ, ठीक है। यानी एरो ऐसे होगा, दिया गया CD ROM, DVD ROM, ब्लू रे, ये 3 नाम दिए गए। तो CD क्या है, ROM क्या है, DVD ROM क्या है, ब्लू रे क्या है, ये यही है शब्दावली, इसी को पकड़ना है। CD कंपैक्ट डिस्क, ROM रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इनको आप अलग से अपना नोट कर सकते हैं। CD अगर हिंदी में लिखा गया है नहीं याद आ रहा है तो आप तुरंत बगल में CD ROM लिख लीजिए, फिर DVD ROM लिख लीजिए, फिर ब्लू रे लिख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से लिख के इसको समझने का प्रयास कीजिए। CD का मतलब हो गया यहाँ पर कंपैक्ट डिस्क, ठीक है। ROM का मतलब हो गया रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। मेरी इंग्लिश वाली राइटिंग पर बहुत ज्यादा नहीं जाना है। DVD क्या हो गया यहाँ पर, DVD का आप देखेंगे डिजिटल, डिजिटल वर्सेटाइल, वर्सेटाइल, फिर हो गया डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक। और फिर रीड ओनली मेमोरी आपको जोड़ लेना है। ब्लू रे, इसको कई बार बोला जाता है BD, यानी कि ब्लू रे डिस्क। तो इन सबके संग्राहक क्षमता क्या है, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है और इन तीनों का नाम ऑप्शन में अलग अलग दिया हुआ है। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन पहला है। पहले का जमाना जो था वो CD पर था, फिर बाद में धीरे धीरे DVD आ गया, फिर अब जमाना आ गया है ब्लू रे का, जिसमें आप देखेंगे कि हाई लेवल का HD आप देखते होंगे 1080 इस तरीके से, ठीक है ना, 720 ये सब। तो इसका क्रम सही क्या हो गया, ऑप्शन ए वाला है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा है कि वायरलेस टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और P और Q कथन दिए गए हैं, उसमें से हमें बताना है कौन सा सही है। वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग मोबाइल फोन से हैंडसेट कनेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। ब्लूटूथ एक लंबी रेंज वाली वायरलेस टेक्नोलॉजी है और इसका उपयोग डेटा अंतरण के सस्ते साधन के रूप में किया जाता है। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है और कौन सही है, मतलब दोनों गलत है क्या है, पूरा दिया है यहाँ पर। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि ऑप्शन ए। क्यों नहीं है, लिखा गया कि ब्लूटूथ, ब्लूटूथ आपके मोबाइल में भी है, आप अगर 4 व्हीलर चला रहे होंगे वहां पर भी है, सब जगह ब्लूटूथ ब्लूटूथ का रहता है कनेक्शन। लेकिन ये लंबी रेंज नहीं, उसको नजदीक करके ही रखा जाता है। बहुत है तो 10 मीटर की रेंज में जा सकता है, नहीं तो फिर कनेक्शन क्या होता है, वीक होने लगता है, कमजोर होने लगता है। तो क्यों अपने आप क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। सही जवाब है ऑप्शन केवल P। अगला है वायरलेस का, अक्सर आपने देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में ज्यादा प्रयोग किया जाता है, पुलिस इत्यादि इसके लिए रहते हैं हमेशा, सुरक्षा वाले। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, कौन सा युग में जो सुमेलित नहीं है। लिखा गया 1 गीगाबाइट बराबर 1024 × 1024 × 1024 × 8 बिट्स। CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब। ROM इसको नोट कर लेना है, रैपिड ऑनलाइन मेमोरी। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बिल्कुल सही जवाब हो गया ऑप्शन C, रैपिड ऑनलाइन मेमोरी है, जबकि होना क्या चाहिए था, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये होगा तो सही हो जाएगा। इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन C। तो हमने इसी यूनिट के माध्यम से सिलेबस को देखा कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और पिछले साल के आए हुए कुछ प्रश्नों पर भी हमने चर्चा की कि आखिरकार किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं और उन प्रश्नों को कैसे पकड़ना है और कहां से आ रहे हैं। उम्मीद है कि ये प्रयास अच्छा लगा होगा। आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।